हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज इसमें ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं, आज का पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक बहुलक आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें फ्रेंड्स, बेकेलाइट जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो अगर ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है तो क्या है ये फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। ये क्या है, बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो फ्रेंड्स, अगर क्या होते हैं कि क्योंकि अगर हम इसे एक बार सांचे में ढाल दें तो दूसरी बार इसको हम गर्म करके तन्य इसको हम नहीं बना सकते हैं। और अन्य जो यहाँ पर दिखा रखे हैं उनकी बात करें तो ये जो फ्रेंड्स ये सभी थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं। टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी सब क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट इसमें से क्या है, बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है उसको देखिएगा। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल है। तो देखिए, पिक्रिक अम्ल आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और आप बता सकते हैं चारों में से राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों में से जो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है, ये जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि इसको अगर हम बात करें TNP बोलते हैं फ्रेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म अगर इसको देखें तो अगर आपको कहीं पर TNP मिले तो आप समझ जाना कि ये पिक्रिक एसिड है। तो पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं इसे। और इसका उपयोग जो फ्रेंड्स पूती रोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और रंगों में किया जाता है। पूती रोधी के रूप में और रंगों में इसका यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। TNP अगर बात करें तो क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, पिक्रिक अम्ल है, आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए। ये कहता है वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो वह तत्व आपको बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्लोरीन फ्रेंड्स अगर बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। और किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर फ्रेंड्स उत्सर्जित हुई ऊर्जा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, तो मैंने तो एक बार समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको डीपली समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्रेंड्स क्या होती है कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो फ्रेंड्स जो उत्सर्जित हुई जो ऊर्जा होती है उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता वो कहलाती है। ये आपको याद रखना है। और इन चारों से जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन की जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से विस्फोटक यौगिक है। तो देखिए आपको बताना है कि निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जो है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक अति विस्फोटक यौगिक है फ्रेंड्स। ये जो NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये जो है इसमें जो है NCl3 में अगर बात करें फ्रेंड, NCl3 में जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर बात करें +1 है। और यह नाइट्रोजन को फ्रेंड्स स्थायी N2 में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं फ्रेंड्स Cl2 में अपचयित हो जाता है। और दोनों स्थायी गैसें N2 और Cl2 ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अथवा फ्रेंड्स अगर बात करें NCl3 एक अति विस्फोटक यौगिक है। तो मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, मैं आपको यहाँ से पूरे डिटेल से आपको समझा दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है। NCl3 क्या है, इसका पूरा नाम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। NCl3 क्या है, एक विस्फोटक यौगिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करके लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज फिर 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है धातु कर्म प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त होता है। तो देखिए धातु क्रम प्रक्रम में
अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त होता है? देखिए फ्रेंड्स, चारों से जो राइट आंसर है वो होगा लाइमस्टोन। तो देखिए लाइमस्टोन जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, धातु कर्म में अम्लीय अशुद्धि जैसे सिलिका को दूर करने के लिए क्षारकीय गालक लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो लाइमस्टोन, अगर आप सोच रहे हो कि लाइमस्टोन होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को ही लाइमस्टोन कहते हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन ना हुई, तो आप समझ जाइए कि CaO को ही लाइमस्टोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, लाइमस्टोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव जो है निम्न को परावर्तित करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन चारों से आपको राइट आंसर बताना है। अगर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सक्रियण ऊर्जा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सामान्यतः फ्रेंड्स कम सक्रियण ऊर्जा वाला एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है कि क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्यतः कम सक्रियण ऊर्जा वाला एक वैकल्पिक मार्ग ये प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि 49 का अगर आपको देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइडों में उच्चतम गलनांक किस तत्व के क्लोराइड का है? तो देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है मैग्नीशियम बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है कि मैग्नीशियम के क्लोराइड का गलनांक फ्रेंड्स अन्य तत्वों के क्लोराइड की अपेक्षा फ्रेंड्स अधिक होता है। अगर बात करें क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, तो ये इसलिए इसका अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन सी राइट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को बारीकी से इसको देखिएगा, समझिए कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि ऐसा कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है? देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन पहला ये कहता है संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या n, ऑप्शन बी कहता है नाभिकीय आवेश Z, ऑप्शन सी कहता है नाभिकीय द्रव्यमान, ऑप्शन डी कहता है करोड़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगर फ्रेंड्स हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय द्रव्यमान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नाभिकीय द्रव्यमान, अब नाभिकीय द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिकीय द्रव्यमान। तो संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है, केवल प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय आवेश संयोजकता कोष को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, उसको देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपको समझना है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जीव नियामक है। देखिए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जीव नियामक है, आपको ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझना है। देखिए अगर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी 1% बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। की बात करें फ्रेंड्स, लगभग जो है 99% जंतु और लगभग सभी पादपों में आंतरिक दैहिक वातावरण को नियत रखने की क्षमता नहीं होती है। इनके शारीरिक फ्रेंड्स तापमान में बाह्य वातावरण के तापमान के साथ इनको परिवर्तित ये होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, केवल 1% जीव स्वनियामक होते हैं। और अगर हम यहाँ आपको मैं अगर उदाहरण बताऊं तो पक्षी व स्तनधारी फ्रेंड्स ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1% ये राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि कृमि रूपी परिशेषिका डॉट डॉट का भाग है। तो कृमि रूप परिशेषिका डॉट डॉट का भाग है, तो किसका भाग है फ्रेंड्स, आपको बताना है। देखिए अगर हम फ्रेंड्स बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो बड़ी आंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत का ये भाग होता है। देखिए बड़ी आंत में जो होता है फ्रेंड्स, प्रथम जो भाग होता है सीकम से लगभग 7 से 10 सेमी ये लंबी कृमि रूप परिशेषिका जुड़ी रहती है, जो फ्रेंड्स शाकाहारी जंतु में जटिल शर्करा सेलुलोज के पाचन में ये फ्रेंड्स सहायता करती है। और हाँ ये परंतु फ्रेंड्स ये मनुष्य में अवशेषी अंग की तरह उपस्थित होती है। मनुष्य में क्या होती है, अवशेषी अंग की तरह ये फ्रेंड्स हमारे शरीर में उपस्थित होती है। इसमें फ्रेंड्स सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कृमि रूप परिशेषिका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आता है, देखिए प्रश्न कहता है देह गुहा है एक क्या है। तो देव गुहा क्या है, आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम राइट आंसर की बात करें
तो देहगुहा जो है जो मध्य त्वचा से आच्छादित होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देहगुहा क्या है, एक देहगुहा जो मध्य त्वचा से आच्छादित होती है। तो नली के अंदर फ्रेंड्स नली प्रणाली वाले जंतु में देहभित्ति तथा पाचन नली के बीच द्रव से भरी हुई एक देहगुहा होती है जो फ्रेंड्स मध्य जनन स्तर से विस्तरित होती है और इसे फ्रेंड्स वास्तविक देहगुहा भी कहते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर बात करें लगभग सभी आंतरिक अंग इसमें स्थित होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से ये क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढने पड़ते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्वपरागण है, तो देखिए स्वपरागण क्या है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि स्वपरागण क्या है, एक पादप के पुष्प से परागणों का सीधे उसी पुष्प में के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्या करा है, एक पादप के पुष्प से परागणों का सीधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम परागण कहते हैं। कि अगर किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी या दूसरे, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में अगर दूसरे की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और यदि एक पादप के पुष्प से परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है, तो यह क्रिया फ्रेंड्स स्वपरागण कहलाती है। इसके द्वारा फ्रेंड्स संतति की शुद्धता बनी रहती है, ये आपको याद रखना है कि इसके द्वारा क्या होता है, संतति की शुद्धता बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। स्वपरागण क्या है, एक पादप के पुष्प से परागकणों का सीधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये स्वपरागण कहलाता है, आपको ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको क्वेश्चन दिखा, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर ऑप्शन दिखाएंगे। तो देखिए प्रश्न कहता है, एक नदी में घरेलू वाहित मल के प्रवाह के कारण कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता के कारण क्या होता है। देखिए एक नदी में घरेलू वाहित मल के प्रवाह के कारण कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता के कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हम सभी क्वेश्चन दिखाए हैं, सभी ये ऑप्शन दिखाए हैं, तो पहला कहता है जलीय खाद्य जाल के जीवों की जनसंख्या बढ़ती है। ऑप्शन बी कहता है जैव अपघटनशील पोषकों के कारण मछलियों का उत्पादन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी कहता है शैवाल प्रस्फुटन के कारण शीघ्र ही नदी मृत हो जाती है। देखिए इन चारों से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है मछलियों की मृत्यु हो जाती है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करें तो क्या होता है कि एक नदी फ्रेंड्स जिसमें वाहित मल मिलता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण सूक्ष्म जीव की संख्या में वृद्धि होगी। तो होगी नहीं होगी, हो जाएगी, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव फ्रेंड्स वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने लगेंगे, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और इससे जो फ्रेंड्स जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान बढ़ जाएगा और जिस कारण फ्रेंड्स ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां मर जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स आपको आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रश्न कहता है कि भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे। तो भविष्य में जो है त्वचा रोग किस कारण बढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ओजोन परत की क्षति के कारण जो है फ्रेंड्स ये त्वचा रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि ओजोन पर छिद्र हो चुका है। तो ओजोन परत की क्षति होने से सूर्य के प्रकाश की फ्रेंड्स हानिकारक जो परावर्तनीय किरणें होती हैं इस स्तर पर पहुंच जाएंगी और जिससे सजीव के गुणसूत्र एवं जीनों में उत्परिवर्तन उत्पन्न ये कर सकती है, जिससे त्वचा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत हैं, हमें सभी को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन हाइड्रोक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो आपको बताना कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो किस में होती है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पायरुवेट के वायवीय विखंडन से फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्रेब्स चक्र एवं टीटीएस द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ गया कि नलिका के अंदर नलिका प्रणाली किन जंतु में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स आपको अगर नहीं पढ़ा तो आप एनसीईआरटी उठाइए, वहां पर आपको ये पूरा डिटेल से समझाया गया है।
तो फ्रेंड्स अगर बात करें फिर नलिका के अंदर, नलिका प्रणाली में जो फ्रेंड्स दो नलिकाएं पाई जाती हैं और एक बाहरी देहवती और दूसरी भीतरी आहारनाल है, और इन दोनों नलिकाओं के फ्रेंड्स मध्य एक गुहा पाई जाती है जो एक तरल से भरी होती है। और ये फ्रेंड्स अगर बात करूं ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि एस्केल हेलमिंथी से कॉर्डेटा तक सभी जंतुओं में फ्रेंड्स नलिका के अंदर नलिका प्रणाली होती है। और फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिखा रखा है बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है CO2, CH4, N2O, CFCH हरित ग्रह गैसें कहलाती हैं क्योंकि ये अवशोषित एवं उत्सर्जित कर सकती हैं। तो देखिए आपको बताना है कि हरित ग्रह गैसेस हैं कि ये क्या उत्सर्जित कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे हैं और चारों से राइट आंसर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी तापी विकिरण और विषमा विकिरण, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हरित ग्रह प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैसें हैं वो क्या है, CO2 है, और CH4 देखा रखा है, N2O है, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये आदि हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल फ्रेंड्स ये गैसें आपतित छोटी तरंगदैर्घ्य की सौर विकिरणों हेतु पारगम्य होती है, किंतु ये लौटने वाली बड़ी और रक्त विकिरणों को फ्रेंड्स विशेषता जो पृथ्वी की तापीय विकिरण को ये अवशोषित कर धरातल का तापमान बढ़ा देती हैं और पृथ्वी का वायुमंडल पर्वतों के हरित ग्रह की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, तापीय विकिरण उष्माकिरण है, इसका राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है नाइट्रीकरण की क्रिया में होता है। तो देखिए नाइट्रीकरण की क्रिया में क्या होता है, तो फ्रेंड्स बात करें ऑप्शन नंबर बी की अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन। सभी को बताया कि नाइट्रीकरण में क्या होता है, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन। तो नाइट्रीकरण की क्रिया में फ्रेंड्स अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है और यह कार्य फ्रेंड्स कौन करता है, जो मृदा में उपस्थित क्या होते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास आदि जीवाणु ये प्रोसेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो होती है अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होना, ये नाइट्रीकरण कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आता है मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो कि इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है तो डॉट डॉट कहलाता है। तो देखिए आपको बताना कि मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो कि इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है डॉट डॉट कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तालु जो है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मानव में मुख गुहिका की छत अर्थात तालु मुख गुहिका को श्वसन मार्ग से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स तालु बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसको देखते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संघ एनिलिडा में आते हैं। तो कौन संघ एनिलिडा में आते हैं, संघ एनिलिडा में आने वाले आपको यहाँ पर जो प्राणी देखे उनको बताना है। देखिए फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये फेरेटिमा, ट्यूबरोफिक्स और नेरिस, ये फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ये एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए फेरेटिमा जो है फ्रेंड्स क्या होता है, फेरेटिमा ये केंचुआ होता है, आपको याद रखना है। और जो ट्यूबीफेक्स जो यहाँ पर देखा ट्यूबीफेक्स क्या होता है, ये होता है रुधिर कृमि होता है जो फ्रेंड्स वर्ग ओलिगोकीटा से संबंधित है। और नेरिस की बात करें ये पॉलीकीटा से संबंधित है। ये तीनों जंतु फ्रेंड्स संघ एनिलिडा के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। फेरेटिमा, ट्यूबीफेक्स और नेरिस आपको ये याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, आपको ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आपको अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक नहीं करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक तालाब की खाद्य श्रृंखला DDT द्वारा प्रदूषित हो गई है तो DDT की सर्वाधिक उत्तक सांद्रता पाई जाएगी। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, मछली से भोजन प्राप्त करने वाले सभी में जो पक्षी में, ये फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ये उत्तक सांद्रता किसमें पाई जाएगी, मछली से भोजन प्राप्त करने वाले पक्षी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है कि फ्रेंड्स DDT द्वारा जो प्रदूषित तालाब की जलीय खाद्य श्रृंखला फ्रेंड्स DDT की सर्वाधिक सांद्रता मछली पक्षियों को जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं इनमें ये होगी। और क्योंकि DDT वसा में फ्रेंड्स संचित अजैव निम्नलिखित रसायन है और यह फ्रेंड्स प्रत्येक क्रमिक पोषक स्तर पर इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, आपको देखने हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी कि फ्रेन बोलते हैं जिसे, एवं N2O एक गंभीर प्रदूषक है, यह वर्षा को रोकता है। ऑप्शन बी कहता है हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है। ऑप्शन सी कहता है वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स। देखिए अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो फ्रेंड्स वायुमंडलीय O3 परत को ये क्षति पहुंचाता है। तो तभी तो ये जो
हानिकारक किरणें होती हैं हमारे पृथ्वी में पहुंच रही हैं, क्योंकि ये O3 को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होता है कि प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC बोलते हैं, ये N2O के कारण फ्रेंड्स वायुमंडल की ओजोन परत को ये क्षतिग्रस्त हो रही है, और ये तत्व फ्रेंड्स O3 का O2 एवं O मुक्त मूलक में विघटन कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि शुद्ध रुधिर बहता है। तो देखिए शुद्ध रुधिर कहाँ बहता है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की बात करें, फुफ्फुस शिरा में बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त फ्रेंड्स सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक इसी प्रकार फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुसी शिरा फ्रेंड्स फेफड़ों से शुद्ध या ऑक्सीजनित रुधिर का हृदय में परिवहन करती है। तो अगर आपको, मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है सबसे पहला खंडी भवन पाया जाने वाला संघ है। तो देखिए सबसे पहला जो है खंडी भवन पाया जाने वाला संघ आपको यहाँ पर बताना है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी की बात करें, एनिलिडा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। एनिलिडा फ्रेंड्स ये खंडी भवन संघ एनिलिडा के सदस्यों में सर्वप्रथम विकसित हुआ था, और इनका शरीर फ्रेंड अनेक इकाइयों में बटा होता है, और ये सभी इकाइयां फ्रेंड्स बाहर तथा अंदर से पूर्णतः एक दूसरे से अलग अलग, किंतु फ्रेंड्स संरचना एवं कार्य में ये समान होती है। इन इकाइयों को फ्रेंड्स खंड तथा इस प्रकार के खंडों को फ्रेंड्स बंटने के गुण को फ्रेंड्स विखंडन या खंडी भवन कहते हैं। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है एनिलिडा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सुमेलित बताना है। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो बिल्कुल राइट आंसर है विसर्पी संधि कशेरुकाओं के संधि प्रवर्धों के मध्य, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विसर्पी संधि फ्रेंड्स कशेरुकाओं के संधि प्रवर्धों के बीच पाई जाती है, और ऐसी संधि फ्रेंड्स अस्थियों संधि स्थान पर एक दूसरे पर आगे पीछे ये फिसल सकती है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। देखिए इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है वायुमंडल का शुद्धिकरण अर्थात ऑक्सीजन की मुक्ति और CO2 का स्थिरीकरण ये होता है, और तो फ्रेंड्स यह प्रदूषण में फ्रेंड्स कमी लाने वाली प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उसको देखिए। प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रश्न कहता है कि पादपों में, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया हमने, निम्न में से कूटगुही है। देखिए कूटगुही आपको यहाँ पर बताना है। तो निम्न में से आपको बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कूटगुही कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी SK हेलमिंथी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। SK हेलमिंथी जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा। SK हेलमिंथी फ्रेंड्स त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममिति कूटगुही ये प्राणी होते हैं, और फ्रेंड्स ये अखंडित जंतु है। आपको याद रखना है क्या है, ये अखंडित जंतु है। तो आपको ये याद रखना है ऑप्शन नंबर सी SK हेलमिंथीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कहता है दो विभिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। ये आपको बताना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा के मान द्वारा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो ये क्या होता है KM क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि KM क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स ये KM जो होता है माइकेलिस स्थिरांक होता है। ये माइकेलिस स्थिरांक बोलते हैं इसको। ये क्या होता है भिन्न एंजाइमों के लिए फ्रेंड्स तथा एक ही एंजाइम के भिन्न क्रियाधारों के लिए फ्रेंड्स भिन्न हो सकता है ये। अथवा फ्रेंड्स अगर बात करें दो भिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमताओं की तुलना करने में फ्रेंड्स ये माइकेलिस स्थिरांक मान का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माइकेलिस स्थिरांक का। KM यहाँ पर दिखा रखा है। दो विभिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है किससे, KM मान द्वारा, यानी कि माइकेलिस स्थिरांक के द्वारा फ्रेंड्स दो विभिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आप देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आ गया। जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की बात करें, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेसोनेंस विधि जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद
सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, क्योंकि फ्रेंड्स ईएसआर विधि में फ्रेंड्स ये सटीकता से जीवाश्म की आयु ज्ञात होती है। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स ईएसआर विधि से जो है सटीकता से जीवाश्म की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। ईएसआर आपको ये याद रखना है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा माइंड से रिलेटेड यानी कि दिमाग से संबंधित है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। तो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा कि ये क्या नियंत्रित करता है आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बी की बात करें, एनएचई क्रिया का, ऑप्शन नंबर बी एनएचई क्रिया का बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पश्चिम मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है और ये एनएचई क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय गति, रुधिर परिसंचरण तंत्र और शरीर ताप ये सब इन पर नियंत्रण करता है और आदि क्रियाओं का ये फ्रेंड्स नियमन और नियंत्रण करता है। ये आपको याद रखना है। एनएचई क्रिया जो होती हैं आपको ये पता होती है। तो एनएचई क्रिया क्या होती है? जिन्हें हमारा बस नहीं चलता है, जिन पर हम इनको कंट्रोलिंग हम नहीं कर पाते हैं, तो उन पर कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है मोलस्का के विषय में क्या सत्य है? तो देखिए मोलस्का के विषय में क्या सत्य है आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मेंटल गुहा व सिलोमिक गुहा की उपस्थिति जो है ये मोलस्का के विषय में सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स संघ मोलस्का में जो होता है मेंटल गुहा व सिलोमिक गुहा विकास के समय उपस्थित होती है और इनमें जो फ्रेंड्स मेटामेरिक अखंडीभवन नहीं पाया जाता है और इनमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेंड्स इसमें जो एक कवच पाया जाता है, इसमें बाह्य कंकाल वो का कवच पाया जाता है और अंग तंत्र स्तर पर फ्रेंड्स ये संगठन ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर क्वेश्चन आया कि कैल्शियम कार्बोनेट किस में पाया जाता है, किस संघ में, तो CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ये मोलस्का में पाया जाता है। ये बाह्य कंकाल से बना होता है इनका कैल्शियम कार्बोनेट का, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स पोटोमीटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोषित जल के बराबर होती है। ये पोटोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए पर कार्य करता है। देखिए किसी पादप के वायवीय भागों में फ्रेंड्स जल का वाष्प के रूप में वाष्पीकरण जो होता है ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, क्योंकि पोटोमीटर की सहायता से फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को हम नाप सकते हैं और पोटोमीटर का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के बराबर होती है। ये पोटोमीटर सिद्धांत है। तो पोटोमीटर का यूज क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए पोटोमीटर यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि प्रश्न आता है कि असंग जनन एक प्रकार का है। तो देखिए असंग जनन के एक प्रकार जो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है, इसमें भ्रूण सीधे विकसित होता है। तो आपको बताना है कि किससे ये विकसित होता है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बीजांडकाय अथवा अध्यावरण से, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए असंग जनन जो होता है ये एम्फीमिक्सिस के समान युग्मक का निर्माण और निषेचन नहीं होता है और अपस्थानिक भ्रूणता असंग जनन का एक प्रकार है। ये आपको याद रखना है कि अपस्थानिक भ्रूणता जो है असंग जनन का एक प्रकार है, जिसमें फ्रेंड्स भ्रूण बिना निषेचन द्विगुणित अध्यावरणीय अथवा बीजांडकाय की कोशिकाओं से बनते हैं। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो लास्ट क्वेश्चन इश्यू को देखते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, लास्ट प्रश्न जो है, यदि किसी पौधे लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद जड़ व तने की स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है जड़, अगर आपको आंसर दिखाता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। जड़ भूमि की ओर मुड़ जाएगी तथा तना ऊपर की ओर मुड़कर वृद्धि करेगा। तो देखिए क्या होता है कि यदि किसी पौधे में लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखते हैं तो कुछ दिन बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि भूमि की ओर मुड़ जाएगी, जो उसकी जड़ होती हैं भूमि की ओर मुड़ जाती हैं और जो तना होता है ऊपर की ओर मुड़कर वृद्धि करने लगेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये फ्रेंड्स कि मूल का ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती एवं तने का धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ये इसका मेन कारण है। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि अब क्यों पाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन लिखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। देखिए चारों में से जो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है, यह रोग अक्ष संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी किसके द्वारा होता है? यह रोग अक्ष संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए हीमोफीलिया नामक जो फ्रेंड्स ये वंशागत रोग होता है अप्रभावी अक्ष संलग्न अक्ष गुणसूत्र पर फ्रेंड्स स्थित जो जीन्स होती हैं जो कारक तथा आई अक्ष को नियंत्रित करते हैं,
ये फ्रेंड्स दोष के कारण होता है और नर में केवल एक अक्ष गुणसूत्र होता है तथा अन्य गुणसूत्र पर रुधिर के थक्के के लिए फ्रेंड्स कोई जीन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रंध्र का संबंध होता है। देखिए आप बता सकते हैं कि रंध्र का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वाष्पोत्सर्जन से। देखिए रंध्र के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन से फ्रेंड्स ये रंध्र का संबंध होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर थोड़ा इस पर डिस्कस करें कि रंध्र का संबंध फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन से होता है। रंध्र द्वारा फ्रेंड्स गैसीय विनिमय के साथ साथ दिन में ये पर्ण में जो पर्ण होता है उच्च ताप की उपस्थिति के कारण निर्मित जलवाष्प का ये निष्कासन करते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो वाष्पोत्सर्जन से संबंधित कौन है, रंध्र स्टोमेटा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। आप देखिए प्रश्न कहता है कि ट्राइकोसिस्ट व दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए हैं। तो देखिए ट्राइकोसिस्ट व दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्षा के लिए। तो रक्षा के लिए इसका राइट आंसर होगा क्या होता है कि संघ निडेरिया या सिलेंटेटा की बात करें। देखिए आपको याद रखना कि सिलेंटेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। तो इन सदस्यों में जो फ्रेंड्स उपस्थित जो ट्राइकोसिस्ट व दंशी कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, तो ये क्या करते हैं कि हिप्नोटॉक्सिन नामक विष छोड़ती हैं। क्या करती हैं, जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, हिप्नोटॉक्सिन नामक एक विष छोड़ती हैं, जिसका प्रयोग फ्रेंड्स हाइड्रा जो है शिकार को मारने व रक्षात्मक प्रणाली के लिए ये करते हैं। तो देखिए दंश कोशिकाएं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो दंश कोशिकाएं होती है कौन सा ये विष छोड़ती हैं, ये क्या छोड़ती हैं, हिप्नोटॉक्सिन ये विष छोड़ती हैं, आपको याद रखना है हिप्नोटॉक्सिन। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या करती है, ट्राइकोसिस्ट और दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए होती हैं, ये रक्षा करती हैं। तो फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है, आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर का ढेंचा। देखो जो सेबिनिया है ये निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद है, ऑप्शन नंबर डी ढेंचा। तो ढेंचा क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा पादप है जो है जिसे खेतों में उगाकर फ्रेंड्स हरी खाद पैदा इससे की जाती है और यह पादप फ्रेंड्स मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ोतरी करता है। आपको याद रखना है कि ढेंचा का यूज कहाँ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, तो प्रश्न कहता है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। देखिए कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पादप हार्मोन जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की बात करें ये मुख्यतः फ्रेंड्स कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को ये प्रेरित करता है और यह वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। फ्रेंड्स इसकी खोज किसने की थी। देखिए आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की, ये की थी फ्रेंड्स मिलर ने इसकी खोज की थी। साइटोकाइनिन की खोज किसने की, मिलर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स प्रश्न आता है यहाँ पर, वह प्रथम संघ जिसमें एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है वो है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की बात करें एस्के हेलमिंथीज बिल्कुल राइट आंसर है। वह प्रथम संघ जिसमें एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है वो क्या है, एस्के हेलमिंथीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए एस्के हेलमिंथीज में जो फ्रेंड्स एक मुख गुहा व गुदा के साथ पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। यह पूर्ण आहार नाल फ्रेंड्स ये इसके साथ जो पाए जाने वाला प्रथम संघ है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना। हाँ तो एक पॉइंट अगर हम आपको बताऊं फ्रेंड्स, यह पूर्ण आहार नाल के साथ पाए जाने वाला प्रथम संघ है कौन, ये एस्के हेलमिंथीज। इसमें जो फ्रेंड्स पूर्ण आहार नाल पाया जाता है और यह आहार नाल संपूर्ण शरीर में लंबाई में फैली होती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो प्रश्न कहता है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं। तो आपको बताने कि निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से आपको बताना है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर का 84 का ऑप्शन नंबर सी की बात करें एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। एम्फीट्रोपस क्या होता है, एम्फीट्रोपस फ्रेंड्स बीजांड में भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त फ्रेंड्स और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार ये पास पास आ जाते हैं और इस प्रकार का बीजांड एलिसमेसी या ब्यूटेमेसी आदि कुलों में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रोसेरा में रोमों की गति होती है। तो देखिए ड्रोसेरा में रोमों की गति क्या होती है आपको ये बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ड्रोसेरा में जो होता है स्पर्शानुपुंजन पाया जाता है। जो ये स्पर्शानुपुंजन होता है फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ड्रोसेरा में फ्रेंड्स रोमों की गति होना स्पर्शानुपुंजन का उदाहरण है। यह फ्रेंड्स ये होता है गति कीट के पर्ण पर बैठने पर यह स्पर्श के संदर्भ में सदैव एक ही दिशा में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आज यहीं पर विराम होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको समय रहते मिलते रहें। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी हमें प्लीज़ बताएं, तो हम वहाँ पर पूरा उसका समाधान ढूंढेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।